हेलो। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये जिस टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये टॉपिक असल में ये टोटली अब्यूज़ हो रहा है हमारे समाज में, एक मतलब एक पुरुष प्रजाति के प्रति भी और एक महिला की प्रजाति के प्रति भी। तो देखिए आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगना चाहिए हम किस टॉपिक की मैं बात कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है ये तलाक से संबंधित है, डाइवोर्स से संबंधित है। डाइवोर्स ऐसा नहीं है कि आज बस हो रहा है, आज के समय पर भी हो रहा है। हालाँकि ये डाइवोर्स की प्रथा अभी 100-150 साल पहले से ही आई है, चलन में आई है। पहले हमारे समाज में ऐसा नहीं था या फिर हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था। लेकिन ये जिस टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं ये इंटरनली काम करता था। इंटरनली ये चीज़ें होती थी। पहले से ही हमेशा से डाइवोर्स भले ही हम यहाँ पर वर्ड चेंज कर दें, लेकिन एक दूसरे के प्रति मतभेद, पति और पत्नी के प्रति मतभेद हमेशा से ही होता रहा है। चाहे समय जो भी रहा हो, वहीं से देखते जाएं, हम पुराणों में जाएं, शास्त्रों में जाएं, जहां पर भी जाएं हम, वहां पर हमें सीधा पता चलता है कि 100 में से 40 मामलों में हमें डाइवोर्स देखने को हमेशा से मिला है, या फिर आपसी या मतभेद या फिर मानसिक बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मिली है इन दोनों के बीच में देखने को। तो अगर अब हम ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से इसे डिकोड करने की कोशिश करें तो हमें बहुत ज़्यादा अंदाज मिल सकता है, बहुत ज़्यादा हम इसको डिकोड कर सकते हैं कि इसकी जो रूट कॉज रहती है, वो रूट कॉज कहीं न कहीं हमारी प्लैनेटरी पोजीशन से बनती है। तो ज्योतिष शास्त्र में बाकायदा इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि कहाँ से रूट कॉज पैदा होती है, कहाँ से प्लैनेट हमें डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और कहाँ से हमारी मानसिक स्थिति बदलती है डाइवोर्स को लेकर, कहाँ से हम मतलब एक दूसरे को मैनेज करना बंद कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, जब भी हम एक स्पाउस रिलेटेड टॉपिक में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक सिंपल सी चीज़ पता चलती है, कुंडली का 7th हाउस। जो हमारी चार्ट या फिर बर्थ चार्ट का जो हॉरोस्कोप है, उस हॉरोस्कोप में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो कुंडली का 7वां घर रहता है, उस 7वें घर से ही हमें दाम्पत्य जीवन के बारे में पता चलता है। 7वें घर से ही अगर कहीं न कहीं 7वां घर मेलेफिक प्रभाव में है, मेलेफिक प्रभाव में है या फिर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, तो यहाँ से हमें बहुत सूक्ष्म तरीके से अंदाजा लग जाता है कि हमारी मैरिज लाइफ खराब होगी कि क्या होगा। तो आज जिस टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं, इस टॉपिक में असल में हमें 7वें घर को ही बहुत ज़्यादा डिकोड करना है। 7वें घर में ही हमें प्रभाव देखना है कि आपकी कुंडली में कैसे प्रभाव दे रहा है कुंडली का 7वां घर। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है कि शनि, मंगल, सूर्य और राहु ये और केतु, ये प्लैनेट ऐसे होते हैं जो हमेशा सेपरेशन के कारक बनते हैं। असल में और सबसे ज़्यादा सेपरेशन का जो कारक बनता है वो बनता है केतु और शनि। तो हमें सबसे पहले अगर अपने चार्ट में 7वें घर में नज़र मारनी है, तो सबसे पहले इन्हीं प्लैनेट्स को नज़र मारनी है कि कहीं ये 7वें घर में हैं तो नहीं। अगर ये 7वें घर में इनकी पोजीशन बनती है, तो यहाँ से हमें एक मोटा-सा आंसर मिल जाता है कि यहाँ पर थोड़े बहुत योग बन सकते हैं। हालाँकि इतने से बात पूरी नहीं होती है, अभी हमें बहुत सारे योगों पर चर्चा करनी पड़ेगी। पूरी कंप्लीट बात तभी हो सकती है जब सारे के सारे योग आपकी कुंडली में अप्लाई होते हों, तभी आप इतना कंसीडर कर सकते हैं इस बात को कि आपकी कुंडली में तलाक का योग है। तो आपको हमने एक बात बता दी, अगर कुंडली के 7वें घर में शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल अगर इनकी प्लेसमेंट होती है या ये कुंडली के 7वें घर में कंजंक्ट होते हैं या एक से अनेक प्लैनेट आकर बैठते हैं 7वें घर में, तो यहाँ से आपको 1 पॉइंट मिल सकता है तलाक के लिए। अब दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो कुंडली का 7वां घर है, उसका कोई ना कोई एक लॉर्ड होगा, उसका कोई ना कोई एक अधिपति होगा, उसका स्वामी होगा। मतलब 7वें घर में जो साइन बनी है, राशि बनी है, उस राशि का जो भी लॉर्ड होता है, वो लॉर्ड कहीं कुंडली के 6th हाउस में या 8th हाउस में या 12th हाउस में तो नहीं बैठा है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे 4 नंबर राशि लिखी हुई है कुंडली के 7वें घर में, लेकिन कुंडली की जो 7वें घर में 4 नंबर राशि लिखी है, उसका लॉर्ड चंद्रमा होगा और चंद्रमा अगर कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में या फिर 12वें घर में जाकर बैठता है, तो यहाँ से भी हमें एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि यहाँ पर भी एक सेपरेशन का योग बन सकता है। अब एक थर्ड पॉइंट आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर 12th लॉर्ड, जैसे हमने 7वें घर को बताया कि 12th में बैठा है, ठीक इसी प्रकार से आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर 12th लॉर्ड या फिर 8th लॉर्ड या फिर 6th लॉर्ड, मतलब जो 12वें घर में जो राशि लिखी है और जो राशि 8वें घर में लिखी है और जो राशि 6ठे घर में लिखी है, उन राशि का स्वामी अगर कुंडली के 7th घर में बैठता है, तो यहाँ से आपको थर्ड पॉइंट मिल जाता है कि यहाँ पर भी एक सेपरेशन का योग बन सकता है, यहाँ पर भी एक अलगाव का योग बन सकता है। अब आपको एक
चौथा जो पॉइंट नजर में रखना है वो नजर में रखना है कि भावत भावम का सूत्र के अनुसार अपने से कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी बनता है, जो 7th हाउस है, उस 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 6th पोजीशन अवे जाता है, या फिर 12th पोजीशन अवे जाता है, या फिर 8th पोजीशन अवे जाता है। तो यहाँ पर भी आपको एक 4th पॉइंट मिल चुका है जिसमें आप सेपरेशन का पता लगा सकते हैं। अब आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कारक को। विवाह का कारक पुरुष की कुंडली में शुक्र होता है और महिला की कुंडली में बृहस्पति होता है। तो आप इन दोनों को, अगर आप पुरुष की कुंडली में देखते हैं तो उसकी कुंडली में आपको शुक्र नोटिस करना है कि शुक्र कहीं ना कहीं अगर अफ्लेक्टेड है, कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में है या पाप कर्तरी योग में है और कहीं से नीच का हो रहा है, या फिर उसमें पापक ग्रह की, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों की दृष्टि है, कंजंक्शन है, तो यहाँ से आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट मिल सकता है कि यहाँ पर भी आपको कारक डैमेज होता दिख रहा है विवाह का, तो यहाँ पर भी आपको एक सेपरेशन का योग मिल जाएगा। अब आपको ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि जो 7th हाउस का लॉर्ड बनता है, जो 7th हाउस का जो भी स्वामी बन रहा है, वो स्वामी अगर कहीं ना कहीं रेट्रो हो रहा है, रेट्रोगेट हो रहा है, कंबस्ट हो रहा है, या फिर बकरी हो रहा है, मतलब अगर रेट्रोग्रेट हो रहा है प्लेनेट तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, और अगर कंबस्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। और अगर ये ज्यादातर केस में देखा गया है कि जो 7th लॉर्ड है वो 6th हाउस में जाके बैठता है, या 12th हाउस में जाके बैठता है, या 8th हाउस में जाके बैठता है, और उसके साथ साथ वो वक्री हो जाता है, रेट्रो हो जाता है, या फिर अस्त हो जाता है, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है जो 7th लॉर्ड है वो अगर मेलेफिक प्लेनेट के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाए, या मेलेफिक प्लेनेट की कंजंक्शन में आ जाए, तो यहाँ पर भी आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा कि जब भी विवाह होगा तो यहाँ पर सेपरेशन के योग धीरे धीरे बनने लगेंगे। यहाँ विवाह तो हो जाएगा, लेकिन विवाह के बाद धीरे धीरे बातों से लड़ाई या फिर झगड़ा या कन्फ्लिक्ट की कंडीशन पैदा हो सकती है। तो हमने धीरे धीरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप सूत्रों को समझा, लेकिन अभी सूत्र पूरे नहीं होते, अभी सूत्र इसमें बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें आपको एक चीज और देखनी है, अगर आप पुरुष की कुंडली में तलाक का योग देख रहे हैं या सेपरेशन का योग देख रहे हैं, तो आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जो शुक्र है अगर वो सूर्य के साथ कंजंक्ट है, या फिर शुक्र 7th हाउस में बैठता है, या 7th हाउस में बैठने पर उसके साथ राहु बैठता है साथ में, या फिर केतु बैठता है, या फिर सूर्य बैठता है, तो यहाँ पर भी एक अलग टाइप का सेपरेशन का योग दिख सकता है आपको कि सूर्य जो है वो डोमिनेंस का कारक है, ईगो का कारक है, कन्फ्लिक्ट का भी कारक बन सकता है। सूर्य असल में एक फायर है और सूर्य के पास एक डोमिनेंट पावर है। तो अगर ये शुक्र के साथ बैठता है 7th हाउस में, या फिर कुंडली के किसी भी घर में शुक्र के साथ अगर सूर्य बैठता है या मंगल बैठता है, तो यहाँ पर एक डोमिनेंट टाइप की पावर व्यक्ति के अंदर रहती है, जिससे वो हमेशा अपने से अपोजिट के प्रति एक डोमिनेंस की भावना रखता है, उसको दबाने की भावना रखता है, किसी भी प्रकार से उसको दबा के रखना चाहता है। तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है एक सेपरेशन का। और बहुत सारे और भी पॉइंट हो सकते हैं, 7th लॉर्ड बकरी हो जाए, या फिर नीच का हो जाए, या पापक ग्रह से कंजंक्ट हो जाए। असल में यहाँ पर एक और पॉइंट ये भी निकल के आ सकता है कि अगर 7th लॉर्ड खाली है, 7th हाउस खाली है, अगर सॉरी मैंने लॉर्ड बोल दिया, लेकिन अगर 7th हाउस पूरी तरीके से खाली है, उसमें राशि बस लिखी है, लेकिन उसके एक घर पीछे और एक घर आगे, मतलब 6th हाउस में और 8th हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट का वहां पर इन्फ्लुएंस है, या मेलेफिक प्लेनेट खुद ही बैठे हैं वहां पर, तो ये भी आपको एक वन ऑफ द मेजर रीजन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में आ जाएगा, मेलेफिक प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। इसको ज्योतिष शास्त्र की भाषा में पाप कर्तरी योग भी समझ सकते हैं आप। कोई भी हाउस अगर दो पापक ग्रहों से मतलब बीच में आ जाए, तो वहां पर पाप कर्तरी योग का निर्माण होता है। यहाँ पर भी जो प्लेनेट बीच में आ रहा है, या फिर जो हाउस बीच में आ रहा है, तो वहां पर हाउस के डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांस बन सकते हैं। अब जो ये पूरी की पूरी मैंने कंडीशन बताई, ये कंडीशन अगर आपकी नवंसा चार्ट में भी रिपीट होती हैं, सेम अगर इनमें से कोई कंडीशन आपकी कुंडली में बन रही है, लेकिन आपकी कुंडली का एक और नौमांस चार्ट होता है, उस चार्ट में भी अगर सेम कंडीशनें अप्लाई होती हैं, तो वहां पर आपको श्योरिटी मिल जाती है इस बात की कि आपके तलाक होने के योग हैं, या फिर आपके लड़ाई झगड़े होने के, या फिर कोर्ट केस होने के बहुत ज्यादा योग बन सकते हैं ना, क्योंकि नवमांस जो चार्ट होता है वो एक थप्पा लगाने का काम करता है। जो प्रॉमिस हमारी लगन कुंडली करती है वो पूर्ण प्रॉमिस नहीं हो सकते, लेकिन नवमांस कुंडली उन प्रॉमिस को एप्लीकेबल बनाने के लिए, उन कंडीशंस को
अप्लाई करने के लिए एक थप्पा लगाने का काम करती है। तो अगर आपकी नवमांश कुंडली में भी यही सर्टन पोजीशन रिपीट हो रही है या फिर ये पोजीशन कई प्रकार की पोजीशनें बनती जा रही हैं, 7th हाउस जितना ज्यादा पीड़ित होता जा रहा है आपकी लगन कुंडली में, और ठीक ठीक वैसे ही अगर नवमांश कुंडली में भी आपका 7th हाउस पीड़ित होता जा रहा है और यही सेम पैटर्न वाली कंडीशनें अप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर आप टोटली समझ सकते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ पूरी बर्बाद होगी। या तो आप पहले ही अपनी कुंडली देखकर समझ जाएं कि आपको रिश्ता जो देखना है या फिर आपको अपना स्पाउस ढूंढना है वो बहुत ही केयरफुली तरीके से ढूंढना है, बहुत ही कुंडली मिलान करने के बाद, बहुत 100 यत्न करने के बाद अगर आपको बहुत अच्छी कुंडली मिलती है किसी लड़की की, तो आपको वहीं पर ट्राई करना है शादी का। नहीं तो अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आप पहले ही इन चीजों से सतर्क रहें, पहले ही आप बहुत ज्यादा सोच समझकर शादी करने का सोचें। अभी मैं आपको एक और पॉइंट बता सकता हूं, अगर आपकी दशा, जो भी आपकी दशा चल रही है, उस दशा में अगर 7th हाउस का बहुत ज्यादा रोल है, या 7वें घर की अंतरदशा चल रही है, या फिर 7वें घर की दशा चल रही है, या जो 7वां घर का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड अगर ट्रांजिट में 7th हाउस में ही आता है, या फिर ट्रांजिट में जुपिटर के साथ कंजंक्ट होता है, या फिर जुपिटर या फिर वीनस अगर 7th हाउस से होकर गुजरते हैं ट्रांजिट में, तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन पता चल सकती है कि यहाँ पर आपके शादी होने के योग बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं जो सेपरेशन दिखाते हैं, तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना। आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा ऑफर मिल सकते हैं विवाह के लिए, लेकिन आपको हमेशा आपकी पूरी की पूरी कुंडली मिलान के बाद ही आप अप्लाई करें, आप बाद ही आप सोचें समझें कि आपको शादी करनी है। तो आज हम सेपरेशन के बारे में चर्चा की है, विवाह के बारे में चर्चा की है कि कहाँ से आपके तलाक के योग बन सकते हैं। ये कुछ सूत्र थे जो आपको एक डीपली डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आपके सेपरेशन के योग हैं या नहीं है। अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो आपके लिए बहुत ज्यादा गुड लक मेरी तरफ से, और अगर आपकी कुंडली में है तो आप सतर्क होकर काम करें, सतर्क होकर अपने रिश्ते देखें, बहुत बारीकी से अपनी कुंडली का मिलान करें। और हमेशा से कुंडली मिलान के लिए हमेशा से आपको गुण नहीं देखना चाहिए। ये एक ज्योतिष शास्त्र में जो कि बहुत ज्यादा अब्यूज है इस ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का, कि आपको हमेशा गुणों पर ध्यान नहीं देना है। गुण आपके बहुत ज्यादा मैच भी कर सकते हैं, गुण नहीं भी मैच कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला सेट नहीं होता है इस चीज के लिए। आपको गुणों में ना जाकर आपको सबसे पहले यही कंडीशन देखनी है, भले ही आपके कितने ही कम गुण मिलते हो, लेकिन गुण हमेशा प्रॉब्लमेटिक नहीं बनते हैं, हमेशा प्रॉब्लमेटिक बनते हैं आपके प्लैनेट्स। तो आपको अपने प्लैनेट्स पर ध्यान देना है, ना कि गुणों पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।